सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है। और ये कौन बोल रहा है लेट हैं? अभी लेट वेट कुछ नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मैंने सोचा देखते हैं भाई, आज इंस्पेक्शन पे गए थे। आज स्टूडेंट जो हैं क्लास लेने से पहले क्या क्या करते हैं, तो बस उसी में थोड़ा सा देर हो गया वैसे, और कोई कारण नहीं है। हाँ बंद। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, चीन टपाक चीन टपाक डम कर बोल के शुरू करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी। कौन सी किताब लिखी है? मालगुडी डेज, पैलेस ऑफ इल्यूशंस, अ फाइन बैलेंस और द फीस्ट ऑफ रोजेस। तो मालगुडी डेज लिखी है आर के नारायण ने। और आर के नारायण ने कौन सी बुक लिखी है? इसके अलावा अगर बात करें तो दी गाइड बुक आपको याद रखनी है जो आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई है। अच्छा एक बताएंगे, द स्वॉर्ड एंड द सिकल किसने लिखी है? हु रोट द बुक द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये आपको बताना है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इसका सही आंसर होगा। अ फाइन बैलेंस ये लिखी है रोहिंटन मिस्त्री ने, रोहिंटन मिस्त्री। एंड द फीस्ट ऑफ रोजेज ये लिखी है इंदु सुंदरेसन ने। अच्छा अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही एक बुक न्यूज़ में थी इन द पार्लियामेंट में काफ़ी न्यूज़ में थी, जिसमें कि अनुराग ठाकुर जी ने उसका जिक्र किया और कांग्रेस पे निशाना साधा। वो एक कांग्रेस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखी है बुक। जरा बताएंगे उस बुक का नाम क्या है? और द स्वॉर्ड एंड द सिकल लिखी है मुल्क राज आनंद जी ने। ठीक है, मुल्क राज आनंद जी ने लिखी है। और साथ ही साथ उन्होंने और लिखी जैसे कि ब्लैक वाटर्स, आपको पता होना चाहिए, वो भी उन्होंने ही लिखी है, मुल्क राज आनंद जी ने। फिर अगर बात करें जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द ग्रेट इंडियन नॉवल। वॉल्यूम इंक्रीज, अब कितना इंक्रीज कर दें भैया? फाड़ दोगे क्या माइक को एकदम? हैं? चलो, द ग्रेट इंडियन नॉवल। और जिनको भी थोड़ा मतलब एक दुक्का लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम रहता है, ईयरफोन लगा के सुना करो। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर, इसका भी जिक्र हुआ था काफ़ी ज़्यादा, है ना, शशि थरूर जी की। और कौन कौन सी है? वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर अलाइव। ये बुक्स याद रखनी है शशि थरूर जी की। वेयर इज़, बिल्कुल फास्टिंग फीस्टिंग किसकी है? अनीता देसाई जी की है, फास्टिंग फीस्टिंग। वेयर इज़ द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स सिचुएटेड। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहलगाम JNK नहीं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल नहीं, मनाली हिमाचल प्रदेश, यस ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ पे है? नेशनल की जगह बस नेहरू लगा दो, ये कहाँ पे है? फिर एक है आपका लक्ष्मीबाई, क्या हो रहा है इसको, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पीएड किसने ले रखी थी 12th में? पीएड। और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ पीएड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अगर नेशनल लगा होगा तो ये है अरुणाचल प्रदेश का जो दिरांग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। और नेहरू लग जाएगा अगर शब्द में, अगर इसमें आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तरकाशी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फिज़िकल एजुकेशन, ये है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। लेकिन इंदौर में, लेकिन अगर कॉलेज लिख जाएगा कॉलेज, तो ये है तिरुवनंतपुरम में, जो कि कहाँ है, केरला में। अभी यही वाला पूछा था, कॉलेज वाला ही, रिसेंटली एग्जाम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स को ध्यान रखना, अच्छा बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंस्टीट्यूट है जो फिज़िकल एजुकेशन का, ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है आपका, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आता है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत, और ये लोकेटेड है आपका पटियाला में। ज़रा कमेंट में बताएंगे पटियाला घराना के फाउंडर कौन है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी। डो नॉट कन्फ्यूज़ इट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि बना था 1924 में। इंडिया ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? 1920 में ओलंपिक में टीम भेजी थी। वैसे तो 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड गए थे पेरिस ओलंपिक, जो कि दूसरा ओलंपिक था, और दूसरे ओलंपिक में ही विमेंस ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। 1924 में अगर बात करें तो जो हमारे क्या बोलते हैं जो दोराबजी जो टाटा थे, उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फॉर्म किया, और उसके पहले प्रेसिडेंट थे टाटा जी, ठीक है। और अगर पटियाला घराना की अगर बात करें तो किस तरह से याद किए थे हम लोग कि पटियाला पैग लगा के लोगों को लगता है कि फ़तह कर ली, तो अली फ़तह खान, और बाद में वो क्या बोलते हैं कि हमें बख्श दो, गलती हो गई हमसे, तो अली बख्श खान। तो फ़तह और बख्श याद रखना है पटियाला घराने में, ठीक है। सारा कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनता है जाके 1984 में। 1982 में हमने जो एशियन गेम्स हैं उनको होस्ट किया था, और 1984 में ये बना था हमारा, ठीक है। क्या बफरिंग हुई क्या? बफरिंग हो रही है क्या? क्या हो रहा है? एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकिएगा। अभी भी बफरिंग हो रहा है क्या? अभी आई थिंक नहीं हो रहा होगा। थोड़ी सी हुई थी, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे अभी देख लो, ठीक है। मैंने ये आपसे सारे पूछे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। नेहरू अगर लग जाएगा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमपी, मध्य प्रदेश में है। और अगर इंस्टीट्यूट की जगह कॉलेज लग जाएगा तो तिरुवनंतपुरम आंसर हो जाएगा। और अगर नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट की बात करेगा स्पोर्ट्स की, तो पटियाला में है। फिर देन मैंने आपसे पूछा था पटियाला घराने के फाउंडर्स, और देन ये तुम देख ही चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर सर्व्स टू एंकर एंड स्टेबलाइज द टिक्स माउथ पार्ट्स टू इट्स होस्ट स्किन एंड टू चैनल द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स। कौन सी हेयर पिन जैसी संरचना टिक के मुख्य भाग को उसके मेज़बान की त्वचा पर स्थिर रखने और तरल पदार्थों के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करती है? सही आंसर होगा हिपोस्टोम। जो अपनी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये है हाइड्रा का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रा में हमें पता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग करके होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड निकल रही है, तो यहाँ पे ये है हिपोस्टोम। अब हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? अभी बफरिंग हो रहा है क्या? यार और ये फालतू में बफ मत लिखो, ठीक है। ये हिमांशु चौरसिया, सिर्फ तुम्हारा ही अकेले बफ हो रहा है, नहीं सीधे अभी टाइम आउट कर दिए जाओगे, है ना, फालतू में अगर लिखा तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा हिपोस्टोम।
हिपोस्टोम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर है और यही इसका सही आंसर होगा, ना कि सबस्ट्रेटम। क्या मैं बता रहा था, हाँ ये आपका हाइड्रा और ये बिलोंग करता है निडेरिया फाइलम से। निडेरिया फाइलम से हमारे और कौन कौन बिलोंग करते हैं, कौन कौन इसके एग्जाम्पल्स हैं निडेरिया के, तो निडेरिया में हमारा आ जाएगा जैसे सी एनिमोन। हाइड्रा तो है ही है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। हाइड्रा के अलावा अगर हम बात करेंगे जो जेलीफिश है वो भी इसमें आ जाएगी। इसी में आपका पोर्चुगीज़ मैन ओ वॉर करके एक होता है, पोर्चुगीज़ मैन ओ वॉर, वो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो निडेरिया ये फाइलम है जिसमें कि ये सारे आते हैं। और इसमें हमें पता है कि जो हाइड्रा होता है, जो ईस्ट होता है, ईस्ट की जब हम बात करते हैं, यानी जो हमारा ईस्ट होता है जिसको आई थिंक खमीर बोलते हैं हिंदी में, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो ये जो फंजाई होता है ना किंगडम, उससे बिलोंग करता है ईस्ट, है ना। जैसे मशरूम हो गया हमारा, ब्रेड मोल्ड हो गया, तो ये सब क्या है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब फंगाई फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये जो आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसमें बडिंग फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कमेंट में आप बताएंगे कि जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लस आप बताएंगे कि जो स्पाइरोगैरा होता है, स्पाइरोगैरा हो गया, ठीक है, जो हमारा क्लैडोफोरा हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये ग्रीन एल्गे होते हैं। तो स्पाइरोगैरा, क्लैडोफोरा, ये सब ग्रीन एल्गे होते हैं और इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल मल्टीपल फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा 3 ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेम्पल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग दी चोला रूलर प्रंटक वन। प्रंटक वन को हराने के बाद किस कृष्ण 3 ने कहाँ पे, किस टेम्पल में इस तरह से विक्ट्री पिलर यानी विजय स्तंभ बनवाया था। क्या हो रहा है यार आज ये, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना है ना। अच्छा, जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा देर से लिख रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कृष्णा 3 ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेम्पल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर प्रंटका वन। तो चोला डायनेस्टी के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो कि चेरा था यहाँ पे पांड्या था और यहाँ पे चोला था। चोला के फाउंडर कौन थे, चोला के फाउंडर, आई थिंक वॉइस में कोई लैग नहीं होगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें थोड़ा सा शायद लैग समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, अच्छा ऑडियो ठीक है, वीडियो में डिले हो रहा है तो थोड़ा सा इसको देखना है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो विज में, बाकी आगे से नहीं होगा वनडे से। ठीक है, तो विजयलया की अगर बात करें तो ये फाउंडर थे जिन्होंने, ध्यान रखना, कावेरी डेल्टा पे चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। किसके फ्यूडेटरीज थे, किसके सामान थे, यानी किसको हराया था इन्होंने, किसके अंडर में काम करते थे, पल्लवास के, तो उनको हराया था। और वहाँ यहाँ पे कावेरी डेल्टा पे इन्होंने, कावेरी डेल्टा पे इसको स्टैब्लिश किया था और यहीं पे ही गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए टेम्पल बनवाया था। ध्यान रखना किसने, विजयलया ने, जो कि फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। तो उन्होंने रफली 850 एडी में, 850 एडी में गॉडेस निशुम्बा सुदनी के लिए जो है टेम्पल बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे, कावेरी डेल्टा पे। गॉडेस निशुम्बा सुदिनी की अगर बात करें तो इनको गॉडेस दुर्गा जी का अवतार माना जाता है। इनका एम्ब्लेम क्या है चोलास का, टाइगर है। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या है,
कैपिटल है पूहड़ या फिर पूमपूहड़, जिसको कि कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कृष्ण 3 ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने विजय पिलर स्टैब्लिश किया डिफीटिंग चोला रूलर प्रंटका 1, ये रामेश्वरम में किया उन्होंने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा ध्यान रखना, प्रंटका 1 से एक और फैक्ट रिलेटेड है एंड दैट इज़ कि प्रंटका 1 डिफीटेड, यानी कि इनको तो प्रंटका 1 को डिफीट किया राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्ण दी थर्ड ने, इन्होंने डिफीट किया किसको? डिफीटेड मारवर्मन राजसिम्हा दी सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, मारवर्मन राजसिम्हा दी सेकेंड ये थे पांड्या डायनेस्टी के रूलर, इनको हराया था प्रंटका 1 ने। कमेंट में बताएंगे कृष्ण 3 हैं जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर, तो राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे और कृष्ण दी फर्स्ट ने कौन से पर्टिकुलर टेम्पल को बनवाया था, जो कि सिंगल रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है। तो कृष्ण 1 की अगर बात करें, पहली बात तो यहाँ पे मैंने फाउंडर पूछा था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, तो आंसर वुड बी दंतिदुर्ग। ठीक है, और अगर बात करें कृष्ण फर्स्ट ने, ये बनवाया था इन्होंने कैलाश टेम्पल। कहाँ पे है? ये एल्लोरा में है। अगला क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर को लेके कौन सा, अभी तो ऐसा वो नहीं है, लैग नहीं हो रहा है अभी। SSC 25 के लिए नया बैच कब लॉन्च करेंगे? अक्टूबर में। अभी भी हो रहा है क्या? स्टार्टिंग से देखो नील आर्ट, बीच से नहीं। ठीक है, चलो। एलोरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें राज्य विधानमंडलों के संबंध में, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट नंबर 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश। पार्ट नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 18 किसकी बात करता है? कमेंट में ज़रा बताएंगे आप। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 343 से, अनुच्छेद 343 से। आर्टिकल 343 किसकी बात करता है? सर कौन? ये आपका बैटल ऑफ वेल्लोर था। लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा बैटल था। ये बैटल ऑफ वेल्लोर बोलते हैं इसको, वेल्लोर की लड़ाई। ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 343 में अगर हम बात करें तो ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन shall be Hindi in Devanagari script, ये है आपका आर्टिकल नंबर 343। क्लियर कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी? हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। सिमिलरली आपका जो आर्टिकल नंबर 348 है यहाँ पे, दैट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन कोर्ट्स। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन कोर्ट्स। कोर्ट्स का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसी तरह आर्टिकल नंबर 120, ध्यान से सुनते रहना। आर्टिकल नंबर जो 120 है पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये जो और इंग्लिश वर्ड है इसको ओमिट कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको हटा दिया जाना चाहिए 15 साल के बाद, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1965 में इसको हट जाना था, अनलेस अदरवाइज अगर पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड करने का निर्णय करता है। तो अभी तक ये एक्सटेंड होता चला आ रहा है इंग्लिश, यानी कि बिजनेस जो है पार्लियामेंट का हिंदी या फिर इंग्लिश में हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद 120 बोलता है। और ये बोला था कि 15 साल बाद और इंग्लिश वर्ड को हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये कॉन्टिन्यूड है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 120 का जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि 15 साल बाद इसको हटा देना था। ठीक है, और 120 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि ये आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में ये काम को होना था यूनियन का। ठीक है,
तो पार्ट नंबर 17, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348, बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश। सही है। जिस तरह से आर्टिकल 120 बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है उसकी बात करता है, उसी तरह इसमें क्या करना है हमें, इसमें आपको 90 जोड़ना है और ये आ जाएगा 210। ये बात करता है कि बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो किस लैंग्वेज में होगा। वो तो जो भी स्टेट की लैंग्वेज है, या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि और इंग्लिश वर्ड को ऑमिट कर देना है 15 साल के बाद। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन परमिट एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज मदर टंग। बिल्कुल, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। सिमिलरली पार्लियामेंट में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। तो अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं किसी मेंबर को उनकी मदर टंग में बोलने के लिए। ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई किसी को भी ये एंटाइटलमेंट नहीं मिला हुआ है कि कोई प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में इंक्वायर कर सके। वो उनका इंटरनल मैटर्स होते हैं, आपस में गाली गलौज करें, मारपीट करें, वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या सज़ा देनी है। कोर्ट इसमें इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ये चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, बिकॉज करेक्ट पूछा था यहाँ पे। तो ध्यान रखना, पार्ट नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, 343 ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी, और 348 बात करता है कि लैंग्वेज कोर्ट्स में क्या यूज़ होगी। विच 5 ईयर प्लान सॉ द इनिशिएशन ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी तो सारी चीज़ें सही है ना। ठीक है, सी को एलिमिनेट करना था बिल्कुल। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था? ये उसी 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था जिसमें कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मिनिमम नीड्स अप्रोच लाया गया था, मिनिमम नीड्स अप्रोच लाया गया था। प्लस इसी में ही आपका लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन द ईयर 1975 एंड इट इज़ 5th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड क्या था 74 से लेकर 78 तक। इसके पहले क्या आया था, इसके बाद क्या आया था, रोलिंग प्लान निकल के आए थे। 8th 5 ईयर प्लान इंडिकेटिव प्लानिंग याद आना चाहिए। और इससे पहले क्या हुए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। 4th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 4th में क्या हुआ था, इसमें टारगेट मतलब क्या गोल रखा गया था, क्योंकि इसके पहले हम प्लान हॉलीडे करके आए हैं, हमें झटके पे झटके मिले हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ तो करनी है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस, ये भी था 4th 5 ईयर प्लान का। 10th 5 ईयर प्लान में जरा क्या था बताएंगे। और 6th में तो ऐसा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था। तो 4th आप समझ गए। और 4th में ही ध्यान रखना, इसी में ही था आपका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। और 10th में हमें पता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया था। प्लस जरा बताएंगे ड्रॉट एरिया प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम इसको किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर द कॉमन लोकल विंड दैट ब्लोज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर। गर्मियों के टाइम पे उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा, सबको पता है सही आंसर क्या होगा, लू। अब क्योंकि एक सर्टेन पार्ट ऑफ कंट्री में चल रही है, दैट इज़ वाई इसको हम एक लोकल विंड बोलेंगे। 2 तरह की हमारी विंड्स होती हैं, एक होती है परमानेंट विंड जिसमें कि हमारी आती हैं वेस्टर्लीज, जिनको कि सदर्न हेमेस्फेयर में रोरिंग 40s, ठीक है, फ्रीकिंग 50s, श्रीकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वहाँ पे, ये रीज़न आप बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लो होती हैं। तो क्या रीज़न है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लो होती हैं सदर्न हेमेस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमेस्फेयर? तो वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई, जैसे कि जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इक्वेटर है तो ये साउथ ईस्टर्ली है, नॉर्थ ईस्टर्ली है, इस तरह से। लोकल विंड एक सर्टेन पार्ट में ब्लो होती है। लू इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन। लू जो है एडवेक्शन की वजह से चलता है। एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रेशर।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो चेंज होता है प्रेशर में, उसकी वजह से फिर हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है विंड का, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, तो एडवेक्शन की वजह से लू चलती है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी वार्म कंडीशन होती है वहाँ आपकी एयर वार्म हो जाती है और वार्म एयर राइज करती है, और जब भी वार्म एयर राइज करती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे ठंडी हवा होती है तो वहाँ पे क्लियर स्काइज होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हैं आपकी सारी लोकल विंड्स, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो यहाँ पे आपके अफ्रीका में है मोस्टली। ये सिरको है जिसको कि हम ब्लड रेन कॉज करती है ऐसा मानते हैं। यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है ये, वैसे तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट होगा। और यहाँ से मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, जहाँ पे हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ का कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बताएंगे। ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है, यहीं पे एक कार्स्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जो मैं कल आपसे जिक्र कर रहा था, जिसको ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी बोलते हैं। और ये जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, ये अपना वाइन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री काफ़ी वेल डेवलप्ड है। तो ये सिरक्को जो है माना जाता है कि यहाँ से रेत उठाती है और यहाँ पे ब्लड रेन कॉज करती है। ये है डॉक्टर विंड या फिर हरमट्टन विंड, जो कि गिनिया के कोस्ट में ब्लो करती है। कंट्री है यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया। ये है आपकी खमसिन, जो कि इजिप्ट में ब्लो करती है। इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि मोदी जी को अभी दिया गया था कुछ टाइम पहले, और रिसेंटली सेंट अपोस्टल द एंड्री अवार्ड दिया गया बाय द रशिया, है ना। और यहाँ पे ही आपकी ये नाइल रिवर, जिसको कि हम सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं पूरे वर्ल्ड का, वो अपने वाटर को मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में ही ड्रेन करती है। इसका कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कैपिटल सी स्मॉल एस। ये है फोइन, जो कि आल्प्स के पर्वत में ब्लो होती है। ये है बोरा, और यहाँ है मिस्त्राल। बोरा और मिस्त्राल ये हैं आपकी कोल्ड विंड्स, फोइन है आपकी हॉट विंड। ठीक है, ये जितनी है अफ्रीका में, ये सब हॉट या फिर वार्म विंड्स हैं आपकी। यहाँ पे चिनूक, ये भी वार्म विंड है। चिनूक को हम, ये ब्लो कहाँ पे हो रही है? यूएसए में ब्लो हो रही है, और इसको हम स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। बाकी तो आप देख लो, ऐसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जेंडा, पैम्पेरो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा बहुत बस ये देख लेना, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्री मानसून शावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई गर्मियों के टाइम पे तो लू ब्लो होती है, बट प्री मानसून शावर्स कब आते हैं? तो गर्मियों के जस्ट, गर्मियों और हम बोल सकते हैं गर्मियों और मानसून के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि मई का टाइम, तो वहाँ पे इवनिंग के टाइम पे जो ड्रेडेड थंडर स्टॉर्म्स आते हैं उनको हम प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि काल बैसाखी के नाम से इनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे काल बैसाखी के नाम से कहाँ जानते हैं, ज़रा बताएंगे? बरदौली चीरहा के नाम से कहाँ जानते हैं? बरदौली चीरहा के नाम से कहाँ पे जानते हैं? ठीक है, इनको कलेक्टिवली नॉर वेस्टर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिवली इनको नॉर वेस्टर्स बोलते हैं, जो कि इवनिंग के ड्रेडेड थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। प्लस साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लॉसम शावर्स या फिर मैंगो शावर्स के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ पे? केरला और जो कर्नाटक का रीजन है वहाँ पे, केरला और कर्नाटक का रीजन है। काल बैसाखी के नाम से वेस्ट बंगाल में जाना जाता है, और बरदौली चीरहा के नाम से जो असम और जो बांग्लादेश है वहाँ पे बरदौली चीरहा बोलते हैं प्री मानसून शावर्स को, जो कि इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी ठंडक लेके आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? कि वो साइकिल है उसमें, मतलब वो एक तरह से ब्रांच्ड है। ठीक है, पूरा उसमें साइकिल एक तरह से बना हुआ है, और वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नॉर्मल कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या होता है? जहाँ पे कार्बन कार्बन लिंकेज देखने को मिलता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। इथेन की अगर बात करें तो इथ है, मतलब कि 2 कार्बन होंगे तो आपका ये CH3 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला। C2H6 सिंपल अगर बात करें तो, क्योंकि एल्केन है। आइसोब्यूटेन क्या होता है? व्हाट इज़ आइसोब्यूटेन? तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा आपका CH3CH, यहाँ पे CH3 और CH3, ये होता है आइसोब्यूटेन। एसिटिक एसिड सभी को पता है CH3COOH, और एसिटिक एसिड प्राइमरी कंपोनेंट होता है किसका? प्राइमरी तो नहीं बोलना सही रहेगा, किसका? विनेगर का। विनेगर में लगभग 5 टू, ठीक है, विनेगर में लगभग 5 to 8% ही एसिटिक एसिड होता है। साइक्लोप्रोपेन इसका सही आंसर होगा। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 CH2 CH2, और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये आपका एरोमेटिक नहीं होते हैं, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जो साइक्लिकल हैं और एरोमेटिक हैं, ये कैसे पता चलता है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये पता लगाने के लिए एक थे हमारे एरिक हकल साहब। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 4n+2, तो एरोमेटिक कंपाउंड, जहाँ पे n इज़ द नॉन इंटीजर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले को।
अरोमेटिक यानी कि जिनमें अरोमा होता है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवेल ग्राइमस, ग्राइमस किसने लिखी है? अमिताभ घोष, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा या फिर विक्रम सेठ या फिर एक और कौन सेठ था वो, कचरा सेठ कचरा सेठ। तो यहाँ पे अगर बात करें ग्राइमस किसने लिखी है, तो ग्राइमस लिखी है सलमान रश्दी ने। अमिताभ घोष जी की तो मैं यार कई बार देख चुके हैं, लिखने वाला नहीं हूँ मैं, आपको नहीं पता है तो मतलब आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, 2-3 बार मैंने बताया। शैडो लाइन्स, सी ऑफ पॉपीज, हंग्री टाइड्स। डिवाइन टाइड्स नहीं, डिवाइन टाइड्स रिकी केज की एक एल्बम है जिसके लिए उनको ग्रैमी मिला। ठीक। सलमान रश्दी की कौन कौन सी बुक्स, एक तो ग्राइमस हो गई, मूड्स लास्ट साय, द मूड्स लास्ट साय, द सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और रिसेंटली एक बुक रिलीज़ हुई 2 महीने पहले आई थिंक, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और उसका नाम है मेडिटेशन, इस तरह से कुछ मेडिटेशन करके नाम है बुक का। कि उसमें इन्होंने ये दिखाई किस तरह से मर्डर के अटेम्प्ट्स हुए इन पे, क्योंकि इन्होंने जब ये बुक लिखी द सैटेनिक वर्सेस तो इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, तो इन पे काफ़ी मुस्लिम समाज ने अटैक किया है सलमान रश्दी पर, तो वो दिखाया है। अरविंद अडिगा की बात करें, द वाइट टाइगर, द सिलेक्शन डे एंड द लास्ट मैन इन द टार। और विक्रम सेठ का तो आप जानते ही हैं, अनसूटेबल बॉय है करण जौहर की। विच फिजिसिस्ट इज नोन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल, अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी, ठीक है। विच फिजिसिस्ट इज नोन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल वर्क एंड हीट ट्रांसफर। कौन सा भौतिक विज्ञानी यांत्रिक कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जाना जाता है? हेमहोल्ट्ज, डाल्टन, जूल या फिर हेनरी। मैकेनिकल वर्क और हीट ट्रांसफर के बीच में एक रिलेशनशिप, ये जाने जाते हैं हमारे जेम्स जूल जी, जेम्स पी जूल, जिन्होंने ही क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में। हीटिंग ऑफ, और 1827 में ध्यान रखना, चलो वो बाद में हम देख लेंगे, वैसे तो चलो बता देता हूँ अभी। 1827 में कोलाइडल जो इफेक्ट होता है उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन वो भी हम आगे देख लेंगे कभी। तो लेकिन अभी ध्यान रखना 1820 में ये डिस्कवरी हुई थी आपकी, ये वाली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, और 1827 में वो रॉबर्ट ब्राउन की वो कोलाइडल वाली, ठीक है। वैसे कोलाइडल क्या होते हैं साथ, टिंडल इफेक्ट वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये डिस्कवर इन्होंने ही किया था। इन्हीं के ही नाम पे हमें पता है जूल जो है ये एसआई यूनिट होती है किसकी, वर्क डन की, प्लस एनर्जी विच इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और अर्ग जो होती है, अर्ग ये भी यूनिट होती है वर्क डन की, बट इट इज़ नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, जूल ही होगी। डाल्टन जी ने क्या दिया था, डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डाल्टन जी ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which dwarf planet orbits the sun in 310 years at a distance between 38.5 to 53 astronomical union? बाकी हम डिस्टेंस देख चुके हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होती हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं या फिर पार्सेक में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये किस ड्वार्फ प्लैनेट की बात हो रही है, सिरिस की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में जरा बताएंगे, एंड इट इज़ द नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू द सन, नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है ये सेरेस। एरिस, मेक प्लूटो, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट है तीनों। एक इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ हॉमिया। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे क्यूपर बेल्ट में। ये क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है, क्यूपर बेल्ट की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था जैसे सन है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ पे आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद एक डोनट शेप की यहाँ पे हमें बेल्ट देखने को मिलती है, यहाँ पे भी हमें ड्वार्फ प्लैनेट देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज़ योर क्यूपर बेल्ट, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आई थिंक मैंने गलती से मरकरी का लॉन्गेस्ट वो बता दिया था आई थिंक, ठीक है, क्या बोलते हैं रोटेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी वीनस, ठीक है। यहाँ पे वीनस सही आंसर होगा, जहाँ पे हमें
H2SO4 के यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट हमने देखा था, और इट इज़ नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। टोटल इसमें ये मरकरी तो लेता है एक रोटेशन में लगभग 59 डेज, और ये जो वीनस लेता है वो लगभग 243 जो अर्थ के डेज लेता है, उसमें एक अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। एंड यू शुड नो कि जो हमारा डे एंड नाइट होता है, जो दिन और रात होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो घूर्णन की, पृथ्वी की घूर्णन यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। और जो हमारे सीजन्स होते हैं, जो हमारी ऋतुएं होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? वो रेवोल्यूशन की वजह से होती हैं, यानी कि परिक्रमण प्लस टिल्ट ऑफ द अर्थ। और अर्थ कितना टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, जरा ये बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा मेक ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एरिस के बारे में ध्यान रखना, एरिस के बारे में ध्यान रखना। एरिस में तो एज सच एरिस में ज़्यादा तो ये नहीं है, बस ये ध्यान रखना इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। मेक की नहीं, होमिया की में ध्यान रखना, इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग, ठीक है, फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट रोटेटिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द क्यूपर बेल्ट। होमिया के बारे में ये फैक्ट याद रखना। जो मेक है ये आपका सेकेंड ब्राइटेस्ट है, सेकेंड ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है इन द क्यूपर बेल्ट। और ब्राइटेस्ट कौन सा है? प्लूटो है, जिसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया था, पहले ये प्लैनेट ही हुआ करता था। अर्थ का टिल्ट की बात करेंगे तो दैट इज़ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है, और अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री। डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? डीएनए के बारे में हम ये जानते हैं कि इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन होती है। डीएनए और प्रोटीन से मिल के ही बना होता है क्रोमोसोम, वही क्रोमोसोम जिसकी डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक। डीएनए के मॉलिक्यूल की डिस्कवरी 1869, उसी साल जिस साल मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल और लोथर मेयर ने अपना वो वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, उसी साल फ्रेडरिक मिशर ने इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी थी। और 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडलीय संरचना दिया था। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और न्यूक्लियस को हम जानते हैं ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से, ठीक। तो ये जो डीएनए होता है इसमें हमने पढ़ा था इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि ये होता है इस तरह से डीएनए का हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें इस तरह से स्ट्रैंड्स होते हैं जिनके कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडिनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करता है, गुआमाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है, एटीजीसी। और आरएनए में क्या हो जाता है? आरएनए डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है यहाँ पे राइबोज शुगर होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे थाइमाइन को रिप्लेस कर देता है कौन? ये रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। तो यहाँ पे किस तरह से पेयरिंग होती है? एडेनिन की यूरेसिल के साथ होगी और गुआमाइन की साइटोसाइन के साथ होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कॉपीइंग a segment of DNA into RNA, DNA into RNA। और वहीं अगर मैं पूछ लूं कि ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन होता है फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, ये होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। और आपको पता है ये प्रोटीन वगैरह के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, मेनली जो हमारा टीआरएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोवाइड्स डिफेंस मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? तो ब्लड के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ देखी थी, क्या चीज़ देखी थी? ये कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है? इट इज़ दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। अब डिफेंस प्रोवाइड करता है कौन सा पार्ट होता है ब्लड का? तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना टू दी सेल्स। अब जरा कमेंट में बताएंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्यों किया जाता है। अच्छा, मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था वेस्टर्लीज इतनी तेज़ी से क्यों ब्लो होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में?
दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसका रीज़न है सदर्न हेमिस्फीयर जो है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि इक्वेटर के नीचे वाला रीजन, यहाँ पे लैंड मास कम है, भूभाग कम है, इसलिए ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है सॉलिड कंपोनेंट। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कि लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, लाइट येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में बहुत सारी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें 92% तो वाटर ही होता है, बाकी का जो मैं बोल रहा हूँ ये हार्मोन्स और ये सब जो होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो होता है बाकी के 8% में, 92% तो वाटर ही होता है। प्लाज्मा खुद ब्लड का 55% मतलब पार्ट होता है, ये 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो हमने देखा था कोविड के टाइम पे काफ़ी डिमांड में था। सॉलिड कंपोनेंट में हमारे आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स दैट इज़ RBCs, WBCs दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। RBCs को जानते हैं हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से, इराइथ्रोसाइट्स। WBCs को जानते हैं ल्यूकोसाइट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ल्यूको सिर्फ लिख रहा हूँ। और प्लेटलेट्स को जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। इनका जो लाइफ स्पैन होता है RBCs, पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो बाई कॉनकेव शेप होता है, डिस्क का जैसे होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है इनका। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, ऐसा कोई शेप नहीं होता, और प्लेटलेट का भी इर्रेगुलर, ऑलमोस्ट इर्रेगुलर ही शेप होता है। इनका लाइफ स्पैन होता है लगभग 120 दिन, और उसके बाद ये जाके ख़त्म हो जाते हैं कहाँ पे, स्प्लीन, जिसको स्प्लीहा बोलते हैं। WBCs का होता है 15 से 20 दिन, और प्लेटलेट्स का भी वही होता है रफली 9 से लेके 12 दिन। RBCs का जो मेन फंक्शन होता है, इनका काम क्या होता है RBCs का, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे RBCs, यहाँ पे WBCs और यहाँ पे प्लेटलेट्स। RBCs का मेन फंक्शन होता है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं। लाल किस वजह से हैं ये? लाल हैं क्योंकि इसमें है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन बोलते हैं क्योंकि इसमें हीम नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कि आयरन अटैच्ड होता है। आयरन हमारा किस तरह का एक मेटल है बताइए, किस ब्लॉक में देखने को मिलता है ये पीरियोडिक टेबल का, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये तीनों चीज़ आपको बतानी है। तो आयरन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन की, और इसी की वजह से इसका रेड कलर होता है। ये क्या करता है, इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए इसको बहुत ही हाई एफिनिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से बहुत इसको प्यार है। ठीक है, अब होता क्या इसकी वजह से, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व होता है ये। ठीक है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सेल तक क्यों किया जाता है? क्योंकि सेल को परफॉर्म करना है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवीय श्वसन, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज को पहले तो पाइरूवेट में तोड़ेंगे साइटोप्लाज्म में, देन साइटोप्लाज्म में वो पाइरूवेट किस में टूटेगा, वो फर्दर एनर्जी में ब्रेक होगा वो। क्लियर? ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। एटॉमिक मास वगैरह की रफली बात करें तो दैट इज़ 56 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, और क्या मैंने पूछा था, हाँ, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? D ब्लॉक से बिलोंग करता है। ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल के अलावा मैंने ग्रुप नंबर पूछा था, तो ग्रुप नंबर 8वां है इसका। WBCs की अगर बात करें, वाइट हैं, यानी इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होगा, और ये क्या करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, 5 मेजॉरिटी टाइप्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे T सेल होता है, B सेल होता है, तो ये भी इसके टाइप्स हैं। प्लेटलेट, और ये क्या करता है, ये मेनली डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी फॉरेन इस तरह से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनसे लड़ने का काम ये करता है WBCs। ठीक है, इसी तरह का ये होता है हमारा लिम्फ नोड्स में जो कि बहता है लिम्फ, वो एकदम वाइट ब्लड सेल्स की तरह होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और वो भी डिफेंस प्रोवाइड करता है। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स ये इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इनका फॉर्मेशन होता है जो बोन मैरो होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर होगा, WBCs। ठीक है, और एक चीज़ जरा मैंने आपको पहले बताई होगी कि RBCs का जो साइज़ होता है वो कितना होता है। RBCs का साइज़, ये मैंने आपको आई थिंक बताया था, बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है उससे रिलेट करके मैंने आपको इसमें बताया था।
माइक्रोमीटर में याद करो, ठीक है। जितना आई थिंक होता है बैक्टीरिया का, उससे कुछ डबल मैंने ऐसे बताया होगा आपको कि जो आरबीसीज का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आरबीसीज का साइज़ कितना होता है, लगभग 6 से लेकर 8 माइक्रोमीटर, और लगभग माइक्रोमीटर, ठीक है, और लगभग 3.5 के लगभग माइक्रोमीटर की जो लेंथ होती है वो एक बैक्टीरियल सेल की होती है। क्लियर इतनी चीज़। तो आगे बढ़ते हैं अभी। डैश इज़ अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ द पारसी पीपल हु प्रैक्टिस ज़ोरास्ट्रियनिज्म एज इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज़ोरास्टर। क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? जमशेद नवरोज़ नहीं, ये जो जमशेद करके एक रूलर थे तो उनके बर्थ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जमशेद नवरोज़। यहाँ पे पूछा गया आपसे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज़ोरास्टर, जिनको कि फाउंडर ऑफ ये जो हमारा क्या बोलते हैं पारसी जो कम्युनिटी होती है उसके फाउंडर माने जाते हैं ज़ोरास्टर, तो उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा खुर्दाद साल। खुर्दाद साल विल बी दी करेक्ट आंसर। ये जो होता है पटेटी, ये नवरोज़ के जस्ट पहले सेलिब्रेट किया था, द डे बिफोर नवरोज़, द डे बिफोर नवरोज़, ठीक है। और नवरोज़ क्या होता है? न्यू ईयर फेस्टिवल होता है पारसी कम्युनिटी का। इंडिया में मोस्टली जो पारसी कम्युनिटी होती है वो कहाँ पे है? वो गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। खुर्दाद साल इसका सही आंसर होगा, और ये 6 दिन का सेलिब्रेशन है, 6 डे सेलिब्रेशन है, जो कि यूजुअली नवरोज़ के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो गहम्बर्स हैं इनको 6 टाइम्स अ ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पारसी कम्युनिटी ही सेलिब्रेट करती है। क्लियर। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा न्यू ईयर है पारसी कम्युनिटी का, नवरोज़ ऑप्शन में नहीं होगा, पटेटी होगा, तो आपको पटेटी मार्क करना होगा, ठीक है। पटेटी को भी अभी एसएससी ने पिछले साल आई थिंक एसएससी में ही पूछा था क्वेश्चन, तो उसने पटेटी को माना था, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल में होता है नवरोज़, और पटेटी एक दिन पहले जो होता है उसको हम पटेटी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद ग्रुप ई। क्वेपन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह ई से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था। क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये एक एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। कैसा है? एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। और इसको किस ईयर में दिया गया था क्वेपन जी के द्वारा? किसी को पता है? मैंने आई थिंक आपको बताया होगा इसमें। मैंने इस तरह से बताया था कि जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उसके जस्ट 1 साल पहले 1884 में। और यहाँ पे हमने देखा था कि ए का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल, बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई आपका जो टुंड्रा टाइप होता है, इसी को हम बोलते हैं टुंड्रा। अच्छा, टुंड्रा और टैगा में क्या अंतर होता है ये भी मैंने आपको समझाया होगा। जैसे कि हमारे पोल्स की तरफ, ध्रुवों के पास में देखने को मिलता है इस तरह का क्लाइमेट, टुंड्रा और टैगा। टैगा होता है, टैगा का मतलब रशियन लैंग्वेज में होता है अनटच्ड, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे। और जो टुंड्रा होता है एकदम एक्सट्रीम्स में होता है, एकदम पोल्स पे, एकदम 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऐसे समझ लो, ठीक है। और हाईलैंड वाला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ABCDE क्लियर। अब यहाँ पे जो बी वाला है ये एकमात्र ऐसा अल्फ़ाबेट है, ऐसा क्लासिफिकेशन है जो टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं है, बाकी सारे टेम्परेचर के बेसिस पे हैं। देख सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस, 3 से 18, 10 डिग्री। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जितनी बारिश हो रही है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बारिश भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, स्लीट भी हो सकता है, डिफरेंट है। लेकिन यूजुअली बारिश के फॉर्म में पानी गिरता है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो पानी ज़्यादा कम गिर रहा है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वहाँ पे सूखा क्लाइमेट होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बी देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंडिया में बी कहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने बताया था वेस्ट ऑफ अरावलीज, यहाँ पे हम पढ़ते हैं BW ऐसे करके। बी का मतलब होता है ये अगेन ड्राई, और W का मतलब होता है डेजर्ट। ये W का मतलब होता है डेजर्ट, लेकिन स्मॉल w का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तो कैपिटल W है, ये आपको बताना है। तो ट्रॉपिकल की एक बात करें तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ्स इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। जो कोल्डेस्ट मंथ है, सबसे ठंडे महीने 18 डिग्री सेल्सियस है, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। बी को तो छोड़ ही देना है, वो ड्राई में हमें देखने को मिलता है। वार्म टेम्परेचर यानी सी क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ क्लाइमेट्स इज हायर दैन -3 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। वार्म टेम्परेट का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करेंगे तो टेम्परेट स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेट एरिया कहाँ तक? 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक।
तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब पूरे को ही हम टेम्परेट, इस टेम्परेट को भी हम क्लासीफाई कर देते हैं दो पार्ट में। जो जस्ट ऊपर है ट्रॉपिक्स के उसको हम बोल देते हैं वार्म टेम्परेट, ये हो जाएगा वार्म टेम्परेट। और जो थोड़ा सा और ऊपर एकदम जाएंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास में, तो वो है हमारा कोल्ड टेम्परेट। तो -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोल्डेस्ट मंथ। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो पड़ रही है, यानी -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, -3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे ही रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ कोल्ड है यहाँ पे, तो दैट इज़ योर एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब यहाँ पे हम इंडिया का मैप ड्रॉ करके लोकेट कर लेते हैं हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। तो स्मॉल w का मतलब होता है विंटर ड्राई, स्मॉल s का मतलब समर ड्राई, f का मतलब फुल बारिश और m का मतलब मॉनसून। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये क्या है हमारा कैपिटल A स्मॉल m, ये क्या है AMW, ये क्या है, ये हमारा कैपिटल A स्मॉल w, ठीक है, सॉरी स्मॉल s होगा बिकॉज यहाँ समर ड्राई रहती है। मेडिटेरेनियन सी में भी समर ड्राई रहती है। राजस्थान का तो मैंने बता दिया, ज़्यादातर जो हमारा पार्ट है वो AMW होता है इसका। यहाँ पे यूपी वगैरह में आएंगे तो ये है आपका वार्म टेम्परेट विंटर ड्राई। और गंगा वैली, तो गंगा वैली के अराउंड ये कैपिटल C स्मॉल w और ये स्मॉल g देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में DFC देखने को मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर में कैपिटल E स्मॉल t देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें टुंड्रा टाइप देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ली पेंटिंग इज़ दी फोक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। वर्ली पेंटिंग कहाँ से है, तो वर्ली है आपकी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर 4 थी, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्ली पेंटिंग है ये। ठीक, अच्छा मणिपुर का एक जो मार्शल डांस है उसका नाम बताइए, मिजोरम का मार्शल डांस बताइए, महाराष्ट्र का मार्शल डांस का नाम बताइए। ये तो वर्ली पेंटिंग की बात होगी। बाकी और कुछ पेंटिंग देख लेते हैं, जैसे कि थांका पेंटिंग कहाँ की है। थांका के अलावा आपकी मधुबनी तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, है ना। मधुबनी कहाँ की है, कलामकारी कहाँ की है, कलामकारी। पट्टाचित्रा कहाँ की है, काली घाट कहाँ की है, और एक और लिख लो फाड़ पेंटिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात करें थांका पेंटिंग, तो ये जो भी आपको सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो है आपका थांका पेंटिंग। मधुबनी, तो मधुबनी जो रीजन है बिहार में वहाँ से फेमस पेंटिंग है। कलामकारी पेंटिंग है आपकी आंध्रा और तेलंगाना में यूजुअली देखने को मिलती है इस तरह की पेंटिंग। पट्टचित्रा है आपकी उड़ीसा में। काली घाट वेस्ट बंगाल में, काली माता की पूजा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में तो होती है ज़्यादा। ठीक है, और फाड़ पेंटिंग है आपकी राजस्थान की। क्लियर। और मणिपुर का है आपका जो मार्शल डांस है थांगटा। मिज़ोरम का है इनबुआ, किस तरह से याद किया था, इनबुआओं को मिज़ोरम भेज दो। ठीक है, और महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र का हमने देखा था, महाराष्ट्र का क्या देखा था, मल्ला खंबा। ठीक है, मल्ला खंबा। बिहार का क्या देखा था, बिहार का भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। बिहार का मैंने बताया था, तमिलनाडु का बताया था और केरला का बताया था। ठीक है, तो केरला का कलरी पयट्टू, कलरी पयट्टू। ठीक है, तमिलनाडु का सीलम्बम और बिहार का आप बताएंगे। मैंने आपको परी से कुछ रिलेट करके बताया था, बिहार में पापा की परियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, उससे मैंने आपको रिलेट करके बताया था। अच्छा, आप मधुबनी से हो, अच्छा। सर जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17th नंबर। इन विच ईयर रजिया वॉज रिमूव्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मल्ला खंबा जो है ना ये एमपी का होगा। मल्ला खंबा एमपी का होगा, ये मध्य प्रदेश का। एम से मल्ला खंबा, एम से एमपी, एम से महाराष्ट्र, एम से मल्ला खंबा मत करिएगा। ये आप यहाँ पे एम से महाराष्ट्र और यहाँ से एम से है मर्दानी खेल। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, एम से दोनों स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र भी, मर्दानी खेल भी, और मल्ला खंबा और एमपी भी। तो ऐसा कुछ याद कर लो, एमपी के लोग खंबा ज़्यादा चढ़ाते हैं, ऐसा याद कर सकते हो। और मर्दों का खेल महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ इन विच ईयर रजिया वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस साल रिमूव किया गया था, तो 1236 में, 1236 में डेथ हुई थी इल्तुतमिश की, और उसके बाद रजिया सुल्तान, हाँ बिल्कुल उसका मर्दानी खेल ही होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 1236 AD में रजिया सुल्तान पहली
वेमेन रूलर बनती है मिडिवल इंडिया की, जो कि मतलब मुस्लिम वेमेन रूलर बनती है। 1240 एडी तक ही रूल कर पाती है, मात्र 4 साल। एक्चुअल में होता क्या है कि 1236 के इमीडिएटली बाद तो वैसे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आता है इसके जाने के बाद इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ हाफ ब्रदर ऑफ रज़िया, ठीक है। और इसकी मदर का नाम था शाह तुर्कान। इस रुकनुद्दीन फ़िरोज़ इल्तुतमिश की दूसरी वाइफ थी, जो रज़िया की मदर नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने मरवाने की कोशिश करी थी रज़िया को, बट रज़िया बच निकली और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को हटाया, खुद बैठी। और अल्तुनिया से जो, क्योंकि काफ़ी विरोध हो रहा था इनका, रज़िया का, नहीं चाहते थे विमेन रूलर, ठीक है। उस समय जो भी चालीसा था, हमने देखा था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, जिसको हम तुर्काने चहलगानी के नाम से जानते हैं, जिसको बलबन ने ख़त्म कर दिया था। तो वो नहीं चाहते थे रज़िया बने, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विद्रोह झेलना पड़ा रज़िया को। अल्तुनिया एक विद्रोही था जिसके साथ रज़िया ने शादी कर ली, बट फाइनली रज़िया को मतलब मार डाला था कुछ एक ट्राइब नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा 1240 एडी। और हमने देखा था कि मिनहाज सिराज ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम बताएंगे, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि रज़िया वॉज मोर एबल दैन हर ब्रदर्स फॉर द थ्रोन। और इसके बाद हमें पता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है रज़िया के बाद, वो बलबन ही होता है, जो 1266 में आता है और 1287 तक रहता है। देन उसके बाद कैकूबाद आता है, और उसके बाद हमें पता है कि खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है वो मार देता है लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी को, और यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। बिल्कुल, कैथल में हत्या कर दी गई थी, जो हरियाणा के पास रीजन पड़ता है। वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज कैलकुलेटेड एज, फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किस रूप में की जाती है? रज़िया लूट गई गुंडों में प्रोवर्ब, ठीक है। बिल्कुल, बलबन ने ख़त्म किया था, बलबन ने सिजदा पैबो स्टार्ट किया था, हमने देखा। तो बलबन ने दीवाने अर्ज करके मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। वैल्यू एडेड बाई अ फर्म मैं बता चुका हूँ आपको। कब बताया था मैंने आपको? जब बताया था कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। या तो आप ये निकाल लो कि फर्म ने, जितने भी फर्म है उन्होंने कितने वैल्यू एड किया, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वर्धित विधि। दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है यानी आय विधि, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। अब वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है कि वैल्यू ऐड कितना किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक फार्मर है जिसने कि वीट प्रोड्यूस किया इसने, मान लेते हैं 100 रुपये का, ठीक। अब इसने दिया किसको? इसने दिया, मान लेते हैं कि जो मैदा बनाता है ये, ठीक है। तो मैदा बनाता है ये इससे, ठीक है। और मैदा इसने बनाया, मान लेते हैं 150 रुपये का, ठीक है। और ये 150 रुपये का मैदा बेच दिया इसने ब्रेड वाले को, ठीक है। ब्रेड वाले को बेच दिया। अब इस ब्रेड वाले ने ब्रेड निकाल दी कितने की? ब्रेड निकाल दी इसने 250 रुपये की, 250 रुपये की ब्रेड बेच दी। तो हम कैसे निकाल लेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ? 250 में 150 जोड़ेंगे 400, 400 में 100 जोड़ेंगे 500। गलत तरीका होता है ये। हमको ये देखना होता है कितने की वैल्यू ऐड करी, कितने की वैल्यू ऐड करी। भैया इसको अगर जोड़ देंगे 150 को 250 में, तो तुमने ये नहीं किया, या फिर 100 को इसमें 150 में जोड़ दोगे, तो तुमने ये 150 जो मैदा है, ये ब्रेड बनाने वाले ने इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया, तो उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा। और जो इंटरमीडिएट गुड होता है, यानी वो जो सामान जिसका इस्तेमाल करके एक फर्म फिनिश्ड गुड बनाती है, तो उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते वक्त यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि अगर करेंगे तो डबल काउंटिंग का एरर हो जाएगा, एरर 404 डबल काउंटिंग का एरर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमने इंटरमीडिएट गुड का यूज़ किया तो। समझे आप? इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? जो कि कोई फिनिश्ड गुड बनाते वक्त पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं, उनको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे इसने कितने की वैल्यू ऐड करी, 50 की। कैसे निकाला? 150 में से 100 घटा दिया, क्योंकि 100 इसके लिए इंटरमीडिएट गुड था, तो 50 आया। फिर हमने देखा कि 250 का निकाला ब्रेड इसने, 150 का प्रोडक्ट यूज़ किया था इंटरमीडिएट गुड, तो 250 में 150 घटा देंगे, कितना आएगा? 100। तो एक्चुअल में वैल्यू ऐड कितनी हुई है? 100 + 50 150। और ये 100 भी तो लोगे, ये वीट ये मान के चलना है कि इसने कुछ इनपुट नहीं लगाया, ना फर्टिलाइज़र ना पेस्टिसाइड, सीधे 100 रुपये खड़े कर दिए इसने।
तो 250 का एक्चुअल में वैल्यू 250 का एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है। यही बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। हम क्या करते हैं, हम करते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड बाय द फर्म, खत्म काम। और इंटरमीडिएट और फिनिश्ड गुड में क्या अंतर होता है, फिनिश्ड जो गुड होते हैं उनको आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है चाय पत्ती वाला, चाय पत्ती है, ठीक है, चाय पत्ती को क्या बोलोगे तुम बताओ जरा, फिनिश्ड गुड बोलोगे कि इंटरमीडिएट गुड बोलोगे, जल्दी से बताओ। चाय पत्ती को जो घर में जैसे चाय पत्ती है तो उसको क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट गुड या फिर फिनिश्ड गुड। अब ये क्या होता है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के लिए मैंने आपको बताया था, इनकम मेथड क्या होता है, हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स। और ध्यान रखना इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड या फिर आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं वैल्यू एडेड मेथड को, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये ज़मीन है, ये लेबर है, ये कैपिटल यानी कि ये आपका पैसा है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो इसको लैंड को मान लेते हैं, कोई एक फर्म है तो वो चलेगी किसी ज़मीन पे चलेगी, लैंड पे। तो लैंड में जो चलाएगा एंटरप्रेन्योर उसको रेंट देना पड़ेगा, जो लेबर काम कर रही है उसको सैलरी यानी वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल यानी जो पूंजी ली है उसने लगाई है उस बिजनेस उस धंधा को खड़ा करने के लिए तो उसमें उसको ब्याज भरना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप तो इन सब से उसको मिलेगा क्या, उस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई हम अगर इन सबको जोड़ लेंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो हमें इनकम मेथड से ये जीडीपी का कैलकुलेशन हो जाएगा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने चिंगम बताया था आपको, इस तरह से चिंगम याद रखना होता है, C+I+G+X-M, ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है इन्वेस्टमेंट ना कि इम्पोर्ट, ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, और ये इम्पोर्ट है, M है इम्पोर्ट ना कि I इम्पोर्ट है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर। फिनिश्ड गुड, चाय पत्ती, चाय पत्ती अगर तुम घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक फिनिश्ड गुड है, क्यों। और अगर हम बात करें जो चाय वाला, चाय का जो ठेला वाला, चाय की दुकान वाला, उसके लिए चाय पत्ती फिनिश्ड नहीं इंटरमीडिएट गुड होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज हम चाय बना के उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए। चाय वाला अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, उसको बेचने के लिए। अगर उससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन फर्दर हो रहे हैं उस गुड से तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। अगर अब सारी चीज़ें रुक चुकी हैं, अब सारी चीज़ें अब इससे कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होना है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये अब फिनिश्ड गुड है। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। और जो हमारे कैपिटल होते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि जो कोई कंपनी होती है, जैसे मान लो बिस्किट फैक्ट्री है, तो वो कुछ मशीन वगैरह यूज़ कर रही होगी बिस्किट बनाने के लिए, तो वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल मतलब कि जैसे टूल्स वगैरह यूज़ कर, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, उनको कैपिटल बोलते हैं। तो इसको भी हम फिनिश्ड गुड ही ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना। और कैपिटल में क्या मिलता है, डेप्रीसिएशन मिलता है, मूल्यह्रास होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट जीडीपी, यानी जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। रीयूज, बिल्कुल। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई उससे तो वो फिनिश्ड हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू करे, जैसे मान लो तुम चाय बना के और उसको बेचने लगो, तो वो इंटरमीडिएट होगा वो, ठीक है। Not true with respect to GDP. Real GDP is adjusted to inflation. Rise in GDP may not mean welfare of the people. अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लेते हैं एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री 10 यूनिट बना रही है बिस्कुट के, ठीक है। तो 10 यूनिट बन रहे हैं बिस्कुट के। अब बिस्कुट जो है कुटकुटा के खा लिया तुमने, और ये बिस्कुट जो है 10 यूनिट बनी है और पहले 10 रुपये का मिलता था। आज से मैं बात कर रहा हूँ जब तुम बहुत छोटे तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक छोटे हुआ करते हुए 2012 में। कौन किस क्लास में था 2012 में, ज़रा बताना। 2012 में, ठीक है। तो 10 रुपये का एक बिस्कुट का पैकेट आता था और उसमें 10 का प्रोडक्शन होता था, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना का था, 100 रुपये का था जीडीपी में। किसका, इस फर्म का। यही सेम फर्म आज 2024 में आज भी रन कर रही है।
आज भी बिस्कुट के पैकेट बना रही है, ठीक है। और जब हमने देखा कि कितना वर्थ का बना रही है तो हमें पता चला कि ये 200 वर्थ का बना रही है, और हम लगे चिल्लाने कि ओ हो देखो इसकी जीडीपी तो डबल हो गई, इसकी जीडीपी तो डबल हो गई। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब हमने देखा, जब एनालाइज किया, तब इस चीज़ को पाया कि ये तो आज भी 10 बना रही है बिस्कुट, फिर भी 200 कैसे? क्योंकि एक बिस्कुट का पैकेट जो है उसका मूल्य बढ़ चुका है, 20 रुपया हो चुका है। अब ये जो 20 रुपये हुआ है उसकी वजह से वो 200 नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है डबल हो गया है। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्यों? विच इज़ नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? व्हाट इज़ मुद्रास्फीति? चीज़ों के दाम बढ़ जाना इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है जनरल राइज इन प्राइसेस। राइज इन प्राइसेस, जो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन दो वजह से हो सकता है, या तो डिमांड, इसको एक को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरे को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब है लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया, तो चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि चीज़ें तो उतनी ही बनी हैं, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कॉस्ट पुश का मतलब ये होता है उस चीज़ को बनाने की लागत ज़्यादा हो गई है। लागत ज़्यादा हो गई है मतलब जैसे कि मान लो जो बिस्कुट मान लेते हैं बनाता था ये, तो 20 रुपये इसलिए उसने कर दिया क्योंकि अब जो गेहूँ है वो महंगा आता है, गेहूँ महंगा आता है, और जो ये मशीन यूज़ करता था बिस्कुट बनाने के लिए वो महंगी आती है। तो इसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ गया तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे, जहाँ पे उस चीज़ को बनाने की लागत में वृद्धि आ गई है, तो इसलिए अगर दाम बढ़ गए तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिंपल, क्लियर, ठीक है। और ज़रा बताएंगे कमेंट में कि डिस इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज़ डिस इन्फ्लेशन, ये कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो अब हमें अगर रियल जीडीपी निकालनी है तो क्या करना होगा? इस इन्फ्लेशन को हटाना होगा यहाँ से। इन्फ्लेशन को हटाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप वही सेम प्राइस ले लो जो आज से 10 साल पहले, जिस साल से आप उसको कंपेयर करना चाहते हो, वही सेम साल की प्राइसेस को आप ले लो। तो ये 10 रुपये का प्राइस ही यहाँ पे आप रख लो, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है यानी 100 रुपये, यानी आज भी उतना ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं। सिंपल, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है जिसमें कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं हटा है, इसको हम करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना, यानी जो अभी प्राइस चल रहा है उस पे। और रियल जीडीपी को क्या करते हैं? इसको एक कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे? कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। एक कांस्टेंट हम यहाँ पे मान लेंगे कि प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे कि भाई 10 रुपये ही है। हम 2020 में कैलकुलेट करेंगे तो भी 10 रुपये मानेंगे, 2024 में, 2028 में तो भी 10 रुपये ही इसका मूल्य मानेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर का निर्धारण करना होता है, जो अभी करंटली गवर्नमेंट ने 2011-12 को कर रखा है। So real GDP is adjusted to inflation? Yes. Rise in GDP may not necessarily mean welfare of people? Yes, it is also true. क्यों? जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि अंबानी जी ने, अडानी जी ने भर भर के एकदम प्रोडक्शन किया, खूब तेल बेचा इस बार अंबानी जी ने, और खूब जियो का प्राइस बढ़ाया और खूब कमाया, अडानी जी ने भी खूब इस साल कमाया, जीडीपी बढ़ा दी भारत देश की, उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन क्या इससे नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ आदमी, यूपी का किसान, बिहार का किसान, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो जंगलों में बैठा हुआ मान लेते हैं कोई है, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, उनका क्या वेलफेयर हो रहा होगा क्या? ये हम कैसे बोल सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो उन लोगों का भी वेलफेयर हो रहा होगा? नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, और ये फैक्ट्री मान लेते हैं अंबानी जी की है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? कच्चे तेल से वो पेट्रोलियम वगैरह बना रहे हैं। अब इससे क्या कर रहे हैं? इससे बहुत ज़्यादा वो जो नदी है वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़ोर की आवाज़ करती है, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले जो क्षेत्र के लोग हैं बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो हमें दिख रहा है कि देखो जीडीपी, लेकिन ये चीज़ तो हमें दिख ही नहीं रही है कि इन लोगों को कितना हार्म हो रहा है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी क्या होती है? कि जो भी चीज़, कोई किसी चीज़ का जब प्रोडक्शन करता है तो उसकी वजह से अगर किसी को लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है तो उसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। अगर किसी को लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी,
हानि हो रही है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रहा हूँ, कोई बगल में बैठा, मान लो कि यहाँ पे कोई बैठा है बगल में मेरे रूम में, और वो कोई पढ़ना चाह रहा है बट लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ। तो मैं तो भाई ठीक है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इससे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक, लेकिन क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा कुछ, उसको तो नुकसान हो रहा है, वो तो काउंट ही नहीं हो रहा है। या फिर दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि कोई है जिसको मतलब एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, यूट्यूब अफोर्ड नहीं कर सकता, इंटरनेट, वो बगल में रूम में बैठा हुआ है, वो साथ साथ में पढ़ रहा है। तो क्या मैं उसको पढ़ा रहा हूँ? क्या वो मुझे पे कर रहा है? नहीं पे कर रहा है उसके लिए, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है, यानी मैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना, नॉट ट्रू पूछा था। क्लियर इतनी चीज़? बेस ईयर वाला समझ में आ गया। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये मत बोल देना इन्फ्लेशन का उल्टे को डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, नहीं तो बहुत मार खाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ है डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। संधि विच्छेद करिए आप इसका, डिस और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। जहाँ चीज़ों के दाम घटते हैं उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन की रेट घट रही है। मान लो पिछले साल 6% इन्फ्लेशन था, इस साल 5% हो गया, फिर अगले साल 4%। इन्फ्लेशन अभी भी 4% है लेकिन उसकी रेट घट रही है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जैसे ज़रा कमेंट बताइए कि किसने बोला था कि जब इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और कैसी सिचुएशन में ये एकदम उनकी थ्योरी गलत साबित हो जाती है। तो कल मैंने बताया था फिलिप्स कर्व। फिलिप्स ये बोलते हैं कि जब इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और ये चीज़ गलत हो जाती है स्टैगफ्लेशन में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है स्टैगफ्लेशन, एक तो स्टैगनेशन और दूसरा इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन भी है, चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति भी है, और इकोनॉमी रुकी हुई पड़ी है, स्टैगनेंट पड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन दबा के और अनएम्प्लॉयमेंट भी दबा के फिलिप्स थ्योरी फेल हो जाती है यहाँ पे। और अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है तो किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करना पड़ेगा हमारी आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना तो चाह रहा था लेकिन हम छोड़ते हैं उसको, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा। इरविंग फिशर जी की थ्योरी हो, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में ले लेंगे। मैं बता देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इरविंग फिशर जी, ठीक है, MV = PT, ठीक है। ये है मनी सप्लाई, ये है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये है प्राइस, और ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी बता दिए थोड़ा सा, सो दैट अगर मैं भूल भी गया तो भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाएंगे, वैसे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्या पूछा था? इन्फ्लेशन में आपको चाहिए डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि हम हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जहाँ पे हम सारे रेट्स को बढ़ा देते हैं, जो भी हमारे मतलब रेट होते हैं, RR रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। और एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा, कर दूँ क्या? चलो नहीं करते हैं, कर ही देते हैं। देखो, अगर कभी पूछ ले कितने तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं तो उत्तर दोगे दो। कौन से? आउटराइट परचेज और दूसरा होता है रेपो, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से मैं नहीं होगा तो अगले लेक्चर में बता दूंगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आउटराइट परचेज, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग होती है। सेलिंग कब होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की? अगर इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल की करता है आरबीआई, और इसका उल्टा अगर मार्केट में पैसे की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। और रेपो तो मैंने आपको बताया था रीपरचेज ऑब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें क्या करता है, बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे सर बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या होता है? दोनों ही तो बैंक आरबीआई से लोन लेने जा रहा है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें गिरवी रखना होता है बैंक रेट में कुछ ना कुछ, रेपो में कुछ गिरवी नहीं, यानी कोलेटरल नहीं नीडेड होता है रेपो में। पार्डनिंग पावर की कौन बात करता है? कौन सा आर्टिकल है गवर्नर का? आर्टिकल 72। ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है। प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर होता है क्या? क्षमादान की शक्ति। किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिल जाए, उम्र कैद हो जाए, और अगर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, उसने कुछ इस तरह से बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फांसी है तो होगी, फांसी तो होगी। तो अब उसके पास एक उपाय और बचता है, और वो ये है कि वो राष्ट्रपति के कदमों में चले जाए, उससे माफ़ी मांग ले कि राष्ट्रपति जी देख लीजिए कि ऐसा ऐसा है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, जुडिशरी तो माफ़ कर नहीं रही है हमें। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कर सकता है,
और गवर्नर भी चाहे तो कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 161। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि गवर्नर कभी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें मृत्यु दंड मिली है तो तुम्हें जाना पड़ेगा सिर्फ राष्ट्रपति के पास। और गवर्नर अगर मार्शियल लॉ या फिर मार्शल सेंटेंस मिला है, मार्शल लॉ के तहत मिला है, तो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। मतलब मार्शल लॉ का मतलब जैसे जो फोर्सेज में होते हैं लोग, ठीक है, फोर्सेज में अगर कोई क्राइम कर देता है अंदर से तो उनकी अलग से कोर्ट बैठती है। अगर उसने कुछ जजमेंट सुनाया है तो प्रेसिडेंट देखेगा बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द डिफेंस फोर्सेज। बाकी जो पार्डनिंग पावर होता है इसमें 4-5 चीज़ें दी हुई होती हैं। एक होता है पार्डन, एक होता है कम्यूट। कभी इस पे ऐसा डीप में सवाल बना नहीं है आर्टिकल को छोड़ के ज़्यादा, ठीक है। पार्डन, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अगर पूछ ले तो, ठीक है। पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट और रेप्राइव। रेप्राइव क्या होता है ये? पार्डन का मतलब ये होता है एब्सॉल्व कर देना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पूरी तरह से छोड़ देना। कम्यूट का मतलब ये होता है कि उसके फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना। मान लेते हैं किसी को डेथ सेंटेंस मिला था तो उसको अभी हमने बोल दिया कि ठीक है तुम उम्र कैद काटो अब। रिमिशन का क्या है? यहाँ पे हमने फॉर्म नहीं चेंज किया, यहाँ पे हमने एक्सटेंट चेंज कर दिया है। एक्सटेंट का मतलब है कि अगर तुमको 20 साल की जेल थी तो उसको हमने 10 साल कर दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक्सटेंट को कम कर दिया, लेकिन तुम्हारी हेल्थ को देखते वक्त के हुए कर दिया। तुम मान लो कोई विमेन है, प्रेग्नेंट है, इस तरह से कुछ, तो वो रेस्पाइट है। रेप्राइव है कि टेम्प्रेरी होल्ड लगा देना उस पर, किस पे? आपकी सजा पे। तो ये होता है 5 तरह का, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर, मार्शल लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर यूनियन, जो हमने पढ़ा था ना शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, तो यूनियन लिस्ट के तहत अगर कोई सजा मिली है तो प्रेसिडेंट के तहत वो कवर होगा, और स्टेट लिस्ट के तहत तो वो गवर्नर के तहत कवर होगा। प्रेसिडेंट हमारी रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ, ठीक है। तो उन्होंने न जाने कितनों को जो मर्जी आ रहा है उसको पार्डन कर रही हैं, आराम से बढ़िया घूमने जा रही हैं, मौज मार रही हैं भारत सरकार के पैसे में, घर वालों को घुमा रही हैं, अब वो बनवा रही हैं, क्या बोलते हैं, विलास बनवा रही हैं रहने के लिए। मतलब वर्ड्स प्रेसिडेंट एवर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये मैंने काफ़ी साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कोरा पे, तो उसमें मतलब न जाने कितना कितना अमाउंट इन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिया था। और वहीं एक दूसरी तरफ हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, द बेस्ट एवर प्रेसिडेंट, शायद उनसे बेस्ट कोई हो ही ना अभी, ठीक है, आगे भी। 123 ये किसकी बात करता है? ये ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी हमारे देश की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो 123 के तहत है प्रेसिडेंट को, और 213 के तहत है गवर्नर को। ऑर्डिनेंस को अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? ये टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर होता है। टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर दिया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। क्यों? इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई भी बिल को एक्ट बनना है तो उसके लिए यूनियन में लोकसभा और राज्यसभा का होना आवश्यक है। मान लेते हैं, ठीक है, लोकसभा से कोई बिल पास होता है, राज्यसभा से बिल पास होता है, देन प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती, राष्ट्रपति की सहमति मिलती, तब कोई बिल एक एक्ट यानी कानून बनता है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और लोकसभा और राज्यसभा में कोई एक सदन में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो क्या कोई बिल एक्ट बन पाएगा, लॉ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों हाउसेज से बिल को पास करवाना इज मैंडेटरी। तो अगर इनमें से कोई एक हाउस या फिर दोनों हाउस सदन में ना हो तो उस केस में, और इमरजेंसी है कानून लाने की, तो प्रेसिडेंट को बोला गया कि तुम अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करना और कानून बना डालना। और जब ये दोनों लोग मिलेंगे आपस में, सत्र का जब आएंगे लोग बैठेंगे, तो अपना डिसाइड कर लेंगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो 6 हफ्ते में तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा जो तुमने लॉ क्रिएट किया था। यानी एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। काहे से दोनों सदनों के बीच के जो सत्र का जो रेसेशन है, हमें पता है 3 सत्र होते हैं, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ठीक है। सेशन को कौन समन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 3 होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का ही गैप हो सकता है। तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मान लो उन्होंने ऑथराइज नहीं किया, कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो मैक्सिमम वो 6 हफ्ते तक ही चलेगा। यानी मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी हो सकती है अगर अप्रूव ना किया जाए उसको, तो 6 महीने 6 हफ्ते। क्लियर? और गवर्नर को इसी तरह 213 के तहत मिली हुई है। ख़त्म। अब आते हैं करंट अफेयर्स का शॉट लगाते हैं। हु वॉन US ओपन 2023 फीमेल? किसने जीता फीमेल का US ओपन 2023? सर आप बहुत इग्नोर करते हो यार अभी यार ये क्वेश्चन कर रहे हैं यार, समझा करो यार, हैं? अभी तुम्हारे डाउट देखेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा डाउट ना देखे तुमको इग्नोर करेंगे, हैं?
कैसे तुमने सोच लिया, दिल दुखा दिया यार तुमने। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा अरेना सबेलेंका, बिल्कुल नहीं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। कोको गॉफ जो यूएसए ही है, उन्होंने जीता है यूएस ओपन फीमेल। ईगा स्वेतेक और मार्करेटा वॉन्ड्रोज़वा। ईगा स्वेतेक जो पोलैंड वाली दीदी हैं, इन्होंने जीता था विम्बल्डन, जो कि ओल्डेस्ट टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, 1877 में स्टार्ट हुआ था। और मार्करेटा वॉन्ड्रोज़ा ने जीता फ्रेंच ओपन 2023, ठीक है। और अगर यूएस ओपन मेल पूछ लेगा तो ये जीता जो हमारे नोवाक भैया हैं, उन्होंने, नोवाक जोकोविक। आई थिंक मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है शायद, ठीक है। ईगा स्वेतक होंगी फ्रेंच वाली, ठीक है, फ्रेंच ओपन। और ये हैं मार्करेटा जी जो है विम्बल्डन वाली हैं, ये हैं विम्बल्डन वाली। और ईगा जो अभी हुआ, जो कि विम्बल्डन पिछला वाला किसने जीता था मेल में, वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और इस साल वाला भी अभी कुछ ही दिन पहले जीता है कार्लोस अल्कराज ने, किसको हरा के, नोवाक को हरा के। पिछला वाला भी नोवाक को हरा के जीता था। ईगा स्वेतक, ये 2023 पिछले वाले की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाला ही पूछेगा ऐसे आपसे। और ये है फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, और कुछ तो नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक है। और फ्रेंच ओपन तो मैंने बता दिया आपका, नोवाक जोकोविक। यूएस ओपन भी नोवाक ने जीता था और फ्रेंच वाला भी नोवाक ने जीता था 2023 वाला, ठीक। अगला है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो ओडिशा की, उसकी पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष कौन बनी। कंप्यूटर के बारे में बोलिए प्लीज़। बोलते हैं अभी कार्तिक दास, 2 क्वेश्चन और करवा लें फिर बोलेंगे अभी। ओडिशा ये बनी है कौन, शोएब मलिक शोएब मलिक नहीं, प्रमिला मलिक जी बनी है, ठीक है, प्रमिला मलिक जी। अल्लाह। और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, दैट इज इस वीक का भी आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज इंद्रजाल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इंद्रजाल क्या है, एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और क्वांटम नेटवर्किंग सिस्टम। तो इंद्रजाल है एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, जो कि एक हैदराबादी बेस्ड स्टार्टअप है, उसने बनवाया है, जहाँ पे कोई अगर फॉरेन ड्रोन है, ठीक है, एनिमी का ड्रोन है, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको वहाँ पे मार भी देगा वो इंद्रजाल सिस्टम, ठीक है, जाल बिछा के। अच्छा, ईयर 2025 जो है अनाउंस हुआ है, व्हाट, ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स। 9 से 24 सितंबर सीजे। अच्छा, कंफर्म हो गई क्या। अभी तो कंफर्म नहीं हुई है, ऐसे ही सट्टे मार रहे हो क्या। अभी तो यार डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है 2025 को हमने ये साल का क्वांटम साइंस का ईयर डिक्लेयर किया। जैसे 2024 का किस पे था, 2024 का किस पे था, ईयर ऑफ कैमलिट्स था, 2023 क्या था, ईयर ऑफ मिलेट्स था। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, एंड दैट इज दीनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। दीनोधर की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीथिंग अबाउट लेक्स, आज शाम को ये क्लास है जहाँ पे लेक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, अभी रिसेंट एसएससी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपसे कल पूछा था अलग से क्लास रखने के लिए, तो आप लोगों ने बोला था हाँ, तो जुड़ना ना भूलें शाम 6 बजे, ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको, जुड़ना 6 बजे जुड़ जाइएगा। और ये क्लास है, देन परसों नहीं, मतलब ये तो आज है और ये कल है, सुबह सेम टाइम पे 9:15 पे, जहाँ पे हम सेंसस के 75 क्वेश्चंस करेंगे, एकदम चमचमाते हुए सेंसस के जो 75 क्वेश्चन है, जो अभी एसएससी जेई सिलेक्शन पोस्ट सीएचएसएल और सीपीओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 75 सवाल हैं ये, उनको करेंगे कल सेम टाइम पे 9:15 बजे, ठीक है। और संडे को होगी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ जुलाई। अब वो काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर करंट अफेयर्स फॉर सीजीएल, तो मैंने प्लान किया है 2 पार्ट में मैं करवाऊँगा करंट अफेयर्स को, और जुलाई टू दिसंबर एंड जनवरी टू जून, ये या फिर जनवरी टू मई, वो मैं करवाने वाला हूँ 2 पार्ट्स में आपको, ठीक है। तो ये हैं जुलाई मंथ्स के, जो हम लोग संडे को करेंगे शाम 6:30 बजे पे, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए एन पे वाईक्यू सीरीज़ के, तो आप परमार अकेडमी ऐप इन कोर्सेज में जाके ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग। अब क्या बोलना था वो पूछिए आप।
मैं टूट गया, ये सर ने रिप्लाई ही नहीं दिया। आदित्य जाटव, क्या रिप्लाई नहीं दिया भाई? और एक सेकंड रुको, पहले क्वेश्चन मैंने आपको ये चीज़ बताई कि नहीं बताई है? मुझे याद आ रहा है, ये बफरिंग की वजह से मेरे दिमाग से आई थिंक निकल गया। ये बताना था आपको, पहला क्वेश्चन था कि कौन सा था? हाँ, ये बफरिंग की वजह से यहाँ पे दिमाग से क्वेश्चन ही निकल गया। एंड दैट इज़ जैसे यहाँ पे ये मैंने जब एसएससी जेई में आई थिंक ये सवाल आया था, याद करो मैंने करवाया था, कि जो निडेरिया फाइलम होता है जिसमें कि ये हिपोस्टोम देखने को मिलता है, इसी में मैंने, याद है आपको, मैंने कुछ स्टिंगिंग सेल बताया था। स्टिंगिंग सेल क्या होती हैं? ये वो सेल होती हैं, स्पेशलाइज सेल होती हैं निडेरिया में, ये खड़ाक से मारती हैं और उस पर चपक जाती हैं, जिसपे कि इनको अटैच करना है खुद को, वो स्टिंगिंग सेल होती हैं। ऐसे ही ज़रा फ्लेम सेल बताना किस में होती हैं, और कॉलर सेल किस में होती हैं। और ये तो पता होगा ना, ये किस तरह की सिमेट्री दिखाता है? रेडियल सिमेट्री। पोकोसिटी, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। सिलेंट्रेट को हम निडेरिया के नाम से जानते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम नहीं होता इनमें, है ना, ये असीलोमेट होते हैं। फ्लेम सेल ये हमें प्लाटी हेलमिंथिस में देखने को मिलेंगे। पीवी सिंधु भी हार गई यार, कल झटका तो लगा वो सात्विक और चिराग वाले में। मतलब मैं क्लास ले रहा था डिफेंस वाला, और किसी ने बोला, जब मैंने स्टार्ट किया क्लास तो देखा कि भाई 21-13 से जीत लिया पहला सेट। मुझे लगा आराम से जीत लेंगे यार, चलो अगला हार भी जाएंगे तो उससे अगला जीत तो लेंगे ही। और फिर उसने बोला लड़के ना हार गए। अरे भाई साहब, शॉकिंग था वो तो काफ़ी, मतलब गोल्ड मेडल की उम्मीदें थी, चकनाचूर हो गई। अब लक्ष्य सेन सही है, पीवी सिंधु भी हार गई हैं। अब लक्ष्य सेन ही कह सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक। लक्ष्य सेन ना मुझे कार्लोस अल्कराज वाली वाइब्स देते हैं। कार्लोस अल्कराज जो पूरे मतलब उसमें फील्ड में इधर उधर दौड़ दौड़ के पॉइंट ले ही लेते हैं, वैसे ही अपने लक्ष्य सेन जी हैं, एकदम दौड़ दौड़ के पॉइंट ले ही लेते हैं। कॉलर सेल किस में है? ये क्या होती हैं? फ्लेम सेल जो होती हैं एक्सक्रीटरी सेल होती हैं, चीज़ों को निकालने का काम करती हैं, एक्सक्रीटरी सेल होती हैं ये। और कॉलर सेल होती हैं पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा को हम किस नाम से जानते हैं? स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला। ठीक है, और एक और कुछ था, हाँ, जो यूप यूप यहाँ पे आगे जगह है क्या? यू 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 क्या बोलते हैं उसको यार? यूप टेक्लेला ऐसा कुछ नाम होता है इसका, यूप टेला ऐसे करके कुछ नाम होता है यार, ध्यान रखना, ऐसा ही होता है मतलब कुछ यूप टेक्ला ऐसे करके। उसको हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी अभी क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है। ठीक है, और इसमें स्पॉन्जेस क्या करते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम पूरा डेवलप कर देते हैं इसमें। उत्तराखंड से लक्ष्य सेन, बिल्कुल उत्तराखंड से लक्ष्य सेन। हाँ, भूमिका ने सही बताया है, भूमिका जी ने सही भूमिका बांधी यहाँ पे। यूक लेप्टेला। यूप मैंने क्या लिखा था? यूपटेला। अच्छा ठीक है, तो ये होता है ग्लास स्पॉन्ज। और पार्टिसिपेशन टाइम बहुत सही खेला। हाँ यार, वो एक मोटा सा था, मुझे लग नहीं रहा था ये खेल पाएगा उतना अच्छा, लेकिन सही खेल ले गया यार वो तो। ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, थाईलैंड, ये जितने भी हैं, चाइना, चाइनीज़ ताइपे, ये बैडमिंटन में एकदम कहर ढाए रहते हैं। और इस समय ऐसा नहीं इंडिया का कहर नहीं रहा है बैडमिंटन, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा सेकंड पोजीशन पे आता रहा है। हमने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गोल्ड मेडल तो हमने आज तक बैडमिंटन में जीता ही नहीं है। किसी ने भी उम्मीद थी कि इस बार डबल्स में जीत लेंगे, लेकिन जीता ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का शूटिंग में अच्छा हाल रहता है, बैडमिंटन में भी अच्छा रहता है। मेडल्स बैडमिंटन में भी हमें मिले हैं। साइना नेहवाल ने पहला बैडमिंटन मेडल दिलाया था, वो भी पता है कैसे मिला था साइना नेहवाल को मेडल? वो किस साल मिला था? 2012 वाले में तो मिला था, बीजिंग वाले में। उसमें ऐसे मिल गया था कि जिससे खेल रही थी चाइनीज़ प्लेयर से, वो आगे चल रही थी, एक सेट जीत लिया था उसने, दूसरे सेट में नी इंजरी हो गई और उसने खुद को वापस ले लिया, बोलती अब नहीं खेल पाएंगे, तो इसलिए ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल जी को मिल गया था वो भी। ठीक है, पहली, शी वॉज द फर्स्ट नॉट ओनली वेमेन बट फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता था उसमें। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन 1927, तो 1927 ही तो मैंने बोला होगा, मैंने क्या बोला था? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो बना था 1927 में, पीटी उषा जी जिसकी अभी चेयरमैन हैं,
अच्छा मैंने 1924 बोला था क्या? अच्छा सॉरी, ठीक है, तो 27 होगा वो। और दोराबजी टाटा उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और आपकी फेवरेट मनिका बत्रा भी हार गई। हाँ, मनिका बत्रा से ज़्यादा उम्मीदें मतलब वो क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है, श्रीजा अकुला। मनिका बत्रा से अच्छा वो खेलती हैं जो मुझे लगता है। और श्रीजा अकुला हारी भी तो कैसे हारी? पहली बात तो वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ वो मैच था, ठीक है, और वो उसमें टेबल टेनिस जिसको पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। अच्छा बताओ, एएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मनी नंबर ऑफ लेट्स, हाउ मनी नंबर ऑफ लेट्स आर अलाउड इन टेबल टेनिस। एएसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो वो पहली बात तो वर्ल्ड नंबर 1 थी, और जो पहले के आई थिंक पहले के जो 2 सेट्स थे उसमें वो आगे चल रही थी काफ़ी बड़े मार्जिन से। अब पता नहीं शायद इंडियन प्लेयर्स खुशी हैंडल नहीं कर पाते हैं क्या, तो वो भी मतलब हिस्ट्री हो जाती है अपने आप पे अगर शीजा कुला वर्ल्ड नंबर 1 को उसको हरा देती। तो मतलब बहुत अच्छा खेला था उन्होंने, अगर आपने देखा हो। हमें तो सिर्फ लगता है हार गए बस, लेकिन मैच आप देखोगे कितना बढ़िया खेला। टेबल टेनिस में गोल्ड तो छोड़ो छोड़ो, आज तक मेडल ही नहीं आया है, ना मेल ना फीमेल, कोई आज तक मेडल नहीं आया है। और जो उम्मीद है वो श्रीजा अकुला जी से है मुझे, कि अगले जो ओलंपिक्स में शायद वो ला सकती हैं, जिस हिसाब से बड़े कामनेस के साथ खेलती हैं वो गेम को। यस, फीडर कॉर्पस चिश्ती जीता था अनुष्का, बिल्कुल श्रीजा अकुला ने। सर आप कितना कमा लेते हैं, अरे कितना कमा लेते हैं। कौन है ये, देखें जरा शक्ल देखें, कौन है ये? एस्टर बिंदु, अच्छा कितना कमा लेते हैं। क्या करोगे जान के? 150 रुपया कमाते हैं। यूएसए से 37, यूएसए तो इस बार नीचे है। टॉप पे तो चाइना है, देन आई थिंक फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। यूएसए शायद इस बार टॉप नहीं कर पाएगा। लवलीना जी से भी हाँ उम्मीदें। शरद कमल मुश्किल है, क्योंकि टेबल टेनिस में चाइनीज़ों का कब्जा रहता है एकदम। टॉप में भी चाइनीज़, ठीक है, चाइना छोड़ो तो फिर उसके बाद जापान वाले आ जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। आज किस किस के मैचेस हैं? आज गोल्फ का है मैच, रोइंग का मैच है, रोइंग का मैच है पवार जी सिंगल्स, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया आर्चरी है एलिमिनेशन, शूटिंग का है विमेंस 25 मीटर। अच्छा 25 मीटर पिस्टल वाला है, मनु भाकर जी का भी तो होगा आज, कि नहीं आज? आ, जूडो का है, जूडो में साला आज तक कपा नहीं आया कौन, है ना। नरूका जी का है शूटिंग का 1 PM। हॉकी का है ऑस्ट्रेलिया से, मीन्स डिंगी क्या ये डिंगी क्या होता है भैया? ये डिंगी डिंगी क्या है ये सेलिंग में? अच्छा आज तो कोई ठीक ठाक मैच नहीं है। लक्ष्य सेन का दिखा रहे थे आज है, लक्ष्य सेन का आज नहीं है क्या? बोल तो रहे थे कल है। फिजिक्स केमिस्ट्री के फार भी करवाएंगे सोनम सौम्या जी, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। हाँ जी, कंप्यूटर का योगिता जी बताएंगे अभी आपको, ठीक है। योग कंप्यूटर का भी कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर की भी चिंता मत करिए। बाकी क्विजेस तो रन कर ही रही हैं, जो क्विज़ टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्विज़ अटेम्प्ट करते रहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपकी रीजनिंग की क्विज़ भी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करते रहिए। बाकी क्लासेस का भी ये भी प्लान कर रहे हैं कुछ कंप्यूटर का, ठीक है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी FRB मैं करवा दूंगा एक हफ़्ता लेके, तो उसका भी आप टेंशन मत लो, है ना। और आज मिलते हैं शाम को 6 बजे, जहाँ पर हम लोग लेक्स के क्लासेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।